नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टुडे एग्जाम स्टडी के YouTube प्लेटफॉर्म पे। आज हम पढ़ेंगे बहुत वेरी इम्पोर्टेंट। आज का सेशन होने वाला है, महामैराथन है। जब तक ये पूरा क्वेश्चन समाप्त नहीं हो जाएगा तब तक ये सेशन चलता रहेगा। लगभग 1 डेढ़ घंटे का ये मैराथन होने वाला है। पूरे वीडियो को लास्ट तक आप देखिए। साइंस से रिलेटेड मैराथन है, जिसमें जीव विज्ञान, जिसमें कोशिका तथा अनुवांशिकता हम पढ़ेंगे। इसी में हम कुछ जीवाणु, विषाणु तथा लाइकेन के बारे में भी पढ़ेंगे। इसी में जीवाणुओं से उत्पन्न रोग और कारक को हम समझेंगे, पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण, श्वसन तथा वृद्धि के बारे में हम समझेंगे और पढ़ेंगे। और लगभग ये सेशन आपके 1 से 1.5 घंटे तक चलने वाला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए होने वाला है। चाहे आप एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हों, या आप लोको पायलट की तैयारी कर रहे हो, या बीपीएससी टीआरई 4.0 शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप सीटेड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें पेपर 2 पूछा जाता है मैथ एंड साइंस से। किसी भी वनडे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जहां भी साइंस पूछा जाता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन आज आपका होने वाला है। दोस्त, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा ये वीडियो बनाने का, अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने का। आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन यही है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ध्यान से समझिए फ्रेंड क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में तो पाया जाता है लेकिन पशु कोशिका में नहीं पाया जाता है? क्या क्लोरोप्लास्ट है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, या फिर राइबोसोम है? आपको सही विकल्प बताना है। तो फ्रेंड्स, आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। जो पहला आपका ऑप्शन है वो सही होने वाला है। अगर बात करें हम क्लोरोप्लास्ट की, तो आपको हम बता दें फ्रेंड्स कि क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का लवक है और इनकी खोज वैज्ञानिक सिम्पर ने की है। समझ रहे हैं? इसका खोज किसने किया? सिम्पर ने। इनमें हरे रंग का जो वर्णक क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण पत्तियों व पौधों के कुछ भाग हरे दिखाई पड़ते हैं। समझ रहे हैं ना? इसी के कारण पत्तियों और पौधे के भाग जो हैं हमें कैसे दिखाई देते हैं? हरे दिखाई देते हैं। जंतु कोशिकाओं में ये अनुपस्थित होते हैं, यानी एक जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, नहीं होते हैं। क्लियर है? चलिए, हरित लवक का मुख्य कार्य जो होता है वह होता है प्रकाश संश्लेषण का। जो हरित लवक हैं उनका मेन जो काम है वह है प्रकाश संश्लेषण का। तो आई होप कि आपको एक क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। देखिए, यदि आपको एक क्वेश्चन तो आप देख ही रहे हैं, एक क्वेश्चन के साथ हमने आपको कई क्वेश्चन बताया है। जैसे क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का लवक है, इसकी खोज सिम्पर ने की, ठीक है ना? इस तरह के बहुत सारे हम आपको पढ़ाते हुए और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बताएंगे। आप वीडियो को रोक करके आसानी से इसका नोट्स बना सकते हैं या लिख सकते हैं अपने नोटबुक में। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी समझ आएगा। पढ़ाई दोस्त जुनून के साथ करिए। अगर आपको नौकरी चाहिए, एक सरकारी नौकरी चाहिए, तो आपको पूरा जी जान लगा देना है अपनी तैयारी में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अपराधी को पहचानने के लिए जो फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित तकनीक का प्रयोग करता है। अपराधी को अगर पहचानना होता है तो जो फॉरेंसिक विभाग होता है वो निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? क्या वो डीएनए एडिटिंग का प्रयोग करता है, या फिर डीएनए स्प्लाइसिंग का प्रयोग करता है, या फिर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग करता है? किस चीज़ का प्रयोग करता है? सही विकल्प आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं जो फॉरेंसिक विभाग होता है, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट होता है, जब भी अपराधियों को पहचानने की बात होती है तो उसमें ये लोग सबसे पहले जो मेन पहचान का जो तरीका होता है वो होता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगर बात करें हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का, तो इस तकनीक का वर्ष लगभग 1984 में ब्रिटिश जेनेटिक्स एलेक जेफ्रीज और उनके कुछ सहयोगियों द्वारा इसे विकसित किया गया था। कब फिंगरप्रिंट का जो आविष्कार हुआ वो कब हुआ? 1984 में एक ब्रिटिश जेनेटिक्स एलएच और जेफ्रीज। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है आपको? फिर से समझने का प्रयास करिए। जो प्रिंटिंग है, जिसे 1984 में ब्रिटिश जेनेटिस्ट
एलेक जेफरीज और उनके कुछ सहयोगियों के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था, ये विकसित किया गया था, जिसके द्वारा जैविक माता पिता की पहचान भी संभव है। ठीक है ना, इससे माँ बाप की पहचान भी की जा सकती है फिंगर प्रिंटिंग से। समझ पा रहे हैं? तो एक क्वेश्चन से आपको कई सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम सिर्फ एक क्वेश्चन देख रहे हैं, तो नहीं बच्चा, आपको बहुत सारे इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को रोकिए, लिखिए नोटबुक में अपने, समझिए इसको, और फिर वीडियो को एक बार नहीं समझ में आया 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। आई होप कि आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ कमेंट करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? आपके कई सारे विकल्प हैं, 4 विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सही विकल्प है वो है फ्रेडरिक मियसेर। राइट आंसर आपका यही है। अगर बात हम इनकी करें फ्रेडरिक मियसेर की, तो इन्होंने डीएनए को अलग किया था और उन्होंने 1869 में मरी हुई पस कोशिकाओं यानी श्वेत रुधिराणु जो होते हैं उससे केंद्रक का पदार्थ निकाला, और इस पदार्थ में सल्फर की मात्रा कम तथा फास्फोरस की मात्रा अधिक थी, क्योंकि प्रोटीन्स में सल्फर की मात्रा अधिक होती है, परंतु इसमें प्रोटीन में सल्फर की मात्रा अधिक होती है लेकिन फास्फोरस की मात्रा कम होती है। इसलिए इन्होंने केंद्रक में प्रोटीन्स के अतिरिक्त एक अन्य फास्फोरस युक्त पदार्थ का अनुमान लगाया तथा इससे न्यूक्लिन नाम दे दिया। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? किसने अलग किया था? फ्रेडरिक मियसेर ने। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 है। समझते चलिएगा, इसकी खोज होती है 1869 में। समझ रहे हैं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाएं। डीएनए परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाएं। ऑप्शन है आपके पास जातीयता, कुल परंपरा, पोलियो या फिर वंशावली। जो डीएनए परीक्षण होता है उसके संबंध में इसमें से आपको कुछ अलग है जो पता लगाना है। वो है, जो राइट आंसर आपका इसमें होगा वह होगा आपका राइट आंसर होगा पोलियो। अब आप पूछेंगे पोलियो क्यों? तो आपको कह रहा है विषम का पता लगाएं, यानी जो इससे अलग है उसका पता लगाना है। तो इसमें 3 जो चीजें हैं, जातीयता, कुल परंपरा और वंशावली, ये तीनों डीएनए परीक्षण से संबंधित हैं। कुल परंपरा हो, चाहे वंशावली हो, चाहे जातीयता हो, ये तीनों डीएनए से संबंधित है, जबकि पोलियो डीएनए से संबंधित नहीं है। पोलियो एक विषाणु जनित रोग होता है भाई। आप सब जानते हैं कि जो पोलियो है वो एक विषाणु जनित रोग है। और एक बात और आप जान लीजिए कि हमारा देश जो भारत है, बड़ी गर्व की बात है कि हमारा देश भारत पोलियो मुक्त देश है। पोलियो मुक्त देश घोषित किया जा चुका है। ये हम सभी के लिए गौरव की भी बात है और आपको याद रखने की भी बात है। भारत पोलियो मुक्त देश घोषित हो चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? अब आपको इसमें सही विकल्प बताना है। क्या केवल समसूत्रण का प्रयोग किया जाता है, या केवल अर्धसूत्री विभाजन का प्रयोग होता है, या माइटोसिस और मियोसिस दोनों का प्रयोग होता है, या फिर ना समसूत्रण का और ना ही अर्धसूत्री विभाजन का प्रयोग होता है? क्या सही विकल्प है आप बताइए। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे जो आपका सही विकल्प है वह है केवल समसूत्रण विभाजन। ठीक है ना, समसूत्रण या समसूत्री, ठीक है, दोनों एक ही बात है। समसूत्रण या समसूत्री विभाजन कई कोशिकाओं में होता है। यह शरीर में लगी चोट की मरम्मत व शारीरिक वृद्धि के लिए भी जिम्मेदार होता है। समसूत्रण विभाजन से उत्पन्न कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। ये बात आप जान लीजिए। इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ बातें थी जो हमने आपको बताया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है आपसे कि मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? अब आपको यहाँ पे बताना है कि हाल ही में खोज की गई जो कड़ी है वो कौन से जीवाश्म की खोज है।
तो जो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा वह होगा होमो नलेडी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, होमो नलेडी। क्या है? मानवीय विकास से संबंधित हाल ही में इसे होमो नलेडी जीवाश्म की खोज हुई है। और ये जो होमो नलेडी जीवाश्म की खोज कहाँ ये हुई है? दक्षिण अफ्रीका में। और ये सर्वप्रथम 2013 में हुई, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी औपचारिक रूप से घोषणा 2015 में की गई थी। बात समझ पा रहे हैं आप? ये जो होमो नलेडी है जीवाश्म की खोज, यह साउथ अफ्रीका में सर्वप्रथम 2013 में हुई, लेकिन इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे घोषणा हुई है वो 2015 में हुई है। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैव आवर्धन का कारण क्या है? अब आपको बताना है कि क्या कारण है। चलिए बताइए। जैव आवर्धन, इसे आप जैव संचय भी कह सकते हैं। जैव संचय का क्या कारण है? जैव आवर्धन या फिर जैव संचय का कारण क्या है? तो आपको सही विकल्प बताना है। तो आपका जो सही विकल्प होगा यहाँ पे वह होगा ऑर्गेनोक्लोरीन। ठीक है ना? ऑर्गेनोक्लोरीन के वजह से जैव आवर्धन का यही कारण है, ऑर्गेनोक्लोरीन। अनेक प्रकार के जैसे कीटनाशक पदार्थ जैसे खरपतवार व अन्य क्लोरीन युक्त पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिनका जीवधारियों द्वारा बहुत कम विघटन होता है, और ये पदार्थ खाद्य श्रृंखला द्वारा पौधों व जंतुओं के शरीर में पहुंच जाते हैं और वहीं पर संचित होते रहते हैं। बात समझ में आ रहा है? और इनकी जो सांद्रता है प्रत्येक ट्रैफिक स्तर पर बढ़ती है। इसी को जैव आवर्धन भी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, जैसे ऑर्गेनोक्लोरीन, डीडीटी या बीएचसी आदि मानव शरीर में श्रृंखला के माध्यम से पहुंचकर विषैला प्रभाव दिखाते हैं। समझ पा रहे हैं? तो जो राइट आंसर आपका है जैव आवर्धन या जैव संचयन का, वह है ऑर्गेनोक्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हुआ है? अब आपको यहाँ पे इसका सही विकल्प बताना है। तो आप यहाँ पे सही विकल्प बताइए कि सही विकल्प आपका क्या होगा। तो जो राइट होगा वो होगा उत्परिवर्तन के कारण। उत्परिवर्तन के कारण हुआ है। जो भी अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन होता है वो किसके कारण? उत्परिवर्तन के कारण। अगर बात करें उत्परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अचानक या अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण होता है। जो भी उत्परिवर्तन होता है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत ये कहता है कि जो नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अचानक से अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण होता है। उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है वो ह्यूगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने दिया। उत्परिवर्तन जैसे विकास के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। आपको जानकारी हो कि जो उत्परिवर्तन जीन्स में होते हैं वही दूसरी पीढ़ी में भी ट्रांसफ़र होते हैं। समझ रहे हैं? वही क्या होते हैं? दूसरी पीढ़ी में भी ट्रांसफ़र होते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है, निकलता है? वही आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। हाइड्रोक्लोरिक नामक एसिड जो होता है वो पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से स्रावित होता रहता है। समझ रहे हैं? जैसे अमाशय की ऑक्जेंटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है। इसी जठररस की उच्च अम्लीयता जो होती है CHI के कारण होती है, और CHI भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। यह जो होता है यह पेप्सिनोजन प्रोएंजाइम को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। यही काम है इसका। ठीक है? तो जो राइट आंसर है वह है हाइड्रोक्लोरिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि आनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? अब आपको बताना है कि जो
आनुवांशिकता का नियम है वो किसने प्रस्तावित किया? तो आप सभी जानते होंगे ग्रेगर मेंडल को। ग्रेगर मेंडल द्वारा, ये जो राइट विकल्प है आपका ऑप्शन नंबर 3 है, ग्रेगर मेंडल ने आनुवांशिकता के सिद्धांत की नींव डाली और उन्हें ही आनुवांशिकता का पिता भी कहते हैं। किसको? ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिकता का फादर कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही आधुनिक आनुवांशिकता की नींव डाली है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करते रहें। आपका लाइक और कमेंट ही हमारा मोटिवेशन होता है। आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि आगे आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट ला के दें, अच्छा से अच्छा क्लास आपको दें। आपका जो भी सुझाव है हमें कमेंट बॉक्स में भी बताइए, और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि देखा जाए कि कितने लोग किस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उस तरह के वीडियो प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेके आते रहें। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आमतौर कलर जो ब्लाइंडनेस क्या है? आमतौर पे जो कलर ब्लाइंडनेस है वो क्या है, यही आपसे पूछ रहा है कि जिसे हिंदी में वर्णद्धता कहते हैं, वो क्या होता है? क्या यह एक आनुवांशिक प्रकृति है, या फिर एक गैर आनुवांशिक स्थिति है, या फिर जीवन शैलीगत बीमारी है, या फिर प्रकाश में अनावरण के कारण होता है? क्या है वही आपको बताना है। तो जो राइट विकल्प है आपका वह होगा, यह एक आनुवांशिक प्रकृति है। जो कलर ब्लाइंडनेस है वह एक आनुवांशिक प्रकृति है, जिसे एक संलग्न रोग भी कहते हैं, और हिंदी में आप जानते हैं वर्णार्ध, या फिर जब व्यक्ति लाल व हरे रंग का भेद नहीं कर पाता है उसे ही हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, जहाँ पे ग्रीन और रेड कलर में अंतर न कर पाए व्यक्ति। इसलिए इस रोग को लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। लाल और हरे रंग का जो आदमी अंतर नहीं कर पाता है, इसलिए इसे हम लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। तो जो आपका सही विकल्प है वह है ऑप्शन नंबर 1, यह एक आनुवांशिक प्रकृति है, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है फ्रेंड्स, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, वीडियो स्किप मत करिए, अंत तक देखिए। मन थोड़ा सा परेशान होता है कि अब फ़ोन बंद कर दें, थोड़ा रील देख लें, थोड़ा यूट्यूब पे मूवी देख लें, कॉमेडी देख लें, और 5 मिनट का 5 घंटे में बदल जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है। इसलिए दोस्त अभी बैठे हैं, बैठिए, पूरे क्लास को देखिए, क्लास देखने के बाद अपना फीडबैक दीजिए। कुछ रील और मूवी देखने से अच्छा है कि कुछ अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो देखें। आप कोई भी वीडियो देखें। कई बार ऐसा होता है कि हम इतना भटक जाते हैं, इतना वीडियो देखने लगते हैं एक दूसरे का, कि हम उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या देखें, किसका देखें, कितना देखें। आप एक जगह बैठिए, टिक के वीडियो देखिए, टिक के पढ़िए। आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी सिलेबस पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, PDF पढ़ रहे हैं, कुछ भी मन से पढ़िए। कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के खुद समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और दोस्त मिलने का मज़ा भी आएगा। आइए आगे हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आपको बताना है कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो आप जानते हैं, नाम सुने हैं, चार्ल्स डार्विन का। इन्हीं के द्वारा विकास का सिद्धांत दिया गया था। जैव विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था, जिसे डार्विनवाद के नाम से भी जाना जाता है, डार्विनवाद का सिद्धांत। ठीक है, समझ पा रहे हैं? विकास का सिद्धांत, जिसे डार्विनवाद का भी सिद्धांत कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही जैव विकास का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, इस सिद्धांत की जो पूरी व्याख्या है, यानी इस सिद्धांत के बारे में जो कुछ भी बातें हैं, उन्होंने अपनी किताब प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, इस किताब में पूरी बात लिखी हुई है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? और जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, NTPC रेलवे में खास करके पूछा जाता है।
या आपके शिक्षक भर्ती एग्जाम में भी देखने को मिलता है क्वेश्चन। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है, समझना है दोस्त, और लास्ट तक देखना है आपको। बीच में छोड़ दीजिएगा, स्किप करके चले जाइएगा, कुछ समझ में आपको नहीं आएगा, फिर भटकते रह जाइएगा, इधर उधर घूमते रह जाइएगा। ठीक है ना, घूमना नहीं है, भटकना नहीं है दोस्त, एक जगह टिक के बैठना है। प्यारे बच्चों, एक जगह बैठिए आप लोग सभी लोग, और मन से पढ़िए। सफलता का कोई भी शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। सफल होना है तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए। तो जो क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो जो राइट आंसर होगा वह होगा कोशिका। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। जो कोशिका होती है वो जीवन की मूलभूत इकाई होती है। जो भी जीवधारी हैं, जीवधारी का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका सिद्धांत जो है स्लाइडेन एवं स्वान नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। कोशिका सिद्धांत कौन दिया था, तो स्लाइडेन और स्वान नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन दोनों के द्वारा दिया गया था। जो कोशिका होती है वो शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। ये बात समझ आ रहा है आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना होता है। यह किस आनुवांशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? क्वेश्चन कह रहा है विश्वास और प्रथाओं। चलिए बताइए यहाँ आप राइट आंसर क्या होगा। तो आप देखेंगे कि इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा यूजेनिक्स, ऑप्शन नंबर 4। यूजेनिक्स के अंतर्गत मानव आबादी की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाकर उनकी उन्नति या उत्थान किया जाता है। बस इतना सही है। क्वेश्चन बड़ा है, देख कर डरिए मत, बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आनुवांशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? आनुवांशिकी अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? तो आपका जो सही विकल्प होगा यहाँ पे वह होगा पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी। जो सही विकल्प होगा वह होगा पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी। आनुवांशिकी अभियांत्रिकी का दूसरा नाम यही है, पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? देखिए यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो आप सब जानते हैं जो राइजोबियम है, राइजोबियम आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब दूध खट्टा हो जाता है तो डैश डैश क्या उत्पादन होता है? जब दूध खट्टा हो जाता है तो क्या उत्पादन होता है? अब डैश की जगह आपको बताना है कि क्या उत्पादन होता है। तो आप सब जानते हैं कि जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसमें लैक्टिक एसिड उत्पादन होता है। ठीक है ना, दूध में आप सबको मालूम है, आप सब जानते हैं दूध में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एवं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोस शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। और ये लैक्टिक अम्ल जीवाणु दूध में पाए जाने वाले केसिन नामक प्रोटीन को छोटी छोटी बूंदों में एकत्रित करके दही जमाने में सहायता करते हैं। ठीक है ना, तो राइट आंसर जो होगा आपका वह होगा ऑप्शन नंबर 2 लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है कि दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरियम का प्रयोग किया जाता है? तो आप सब जानते हैं, बहुत आसान है। अभी जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है दूध को दही में बदलने के लिए। दूध को दही में बदलता है बैक्टीरियम। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? अब आपको सही विकल्प यहाँ बताना है। तो जो सही विकल्प होगा वो होगा रेबीज। रेबीज जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग होता है जो मनुष्यों में संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है। ठीक है ना, यह चाहे कुत्ता, चमगादड़, लोमड़ी आदि जितने भी जानवर हैं उनके काटने से फैलता है। रेबीज का वायरस तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है।
ठीक है ना? सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसको प्रभावित करता है, जिससे पीड़ित व्यक्ति सामान्य नहीं रह पाता। फिर वो रेबीज़ रोग जो होता है, वो हाइड्रोफोबिया इसको भी कहते हैं। रेबीज़ रोग है उसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो मरीज़ होता है ना, वो पानी से फिर डरने लगता है भई। भई नहाएँगे नहीं, पानी से डर लग रहा है भई, पानी मतलब पानी देख के पागल सा हो जाता है। इसीलिए इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। और ये किससे फैलता है? यह संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है। जो भी जानवर संक्रमित हो जाते हैं, उन्हीं के काटने से रेबीज़ नामक रोग फैलता है, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं, और यह इससे मरीज़ पानी से डरने लगता है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आपने जाना कि जो भारत है, हमारा देश, वह पोलियो मुक्त हो चुका है। तो अब आप बताइए कि पोलियो वैक्सीन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जो आपका राइट आंसर होगा, वो होगा जोनास साल्क के द्वारा ये पोलियो वैक्सीन की खोज की गई थी। पोलियो वैक्सीन की खोज सर्वप्रथम जोनास साल्क द्वारा की गई थी। इसका परीक्षण जो है लगभग 1952 में किया गया था। इसका परीक्षण 1952 में किया गया। इसके बाद ओरल पोलियो वैक्सीन जो ओपीवी है, अल्बर्ट सॉबिन द्वारा विकसित किया गया। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है, ठीक है ना? पोलियो किस प्रकार का रोग है? ये विषाणु जनित रोग है, जिससे मुख्यतः बच्चे प्रभावित होते हैं, ठीक है ना? इससे मुख्यतः कौन प्रभावित होता है? तो बच्चे होते हैं। जैसे आपको बचपन में पोलियो का टीका लगा होगा, आपको याद भी होगा, बचपन में आपको पोलियो का टीका लगा होगा, जिसका निशान भी आप अभी तक आपके जहाँ लगा है वहाँ होगा, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? ये जीका वायरस जो होता है, ये किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? तो आप सभी जानते हैं कि यह मच्छर के द्वारा होता है। भाई किसके द्वारा? मच्छर के द्वारा। जीका वायरस एडिज नामक मच्छर के द्वारा मनुष्य में संचारित होता है। कौन से मच्छर? एडिज नामक मच्छर, ठीक है ना? इसके प्रभाव से हल्का बुखार आ जाता है, त्वचा लाल हो जाता है, चकता पड़ जाता है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, बेचैनी हो जाती है, सिर दर्द, ऐसे अनेक लक्षण आपको मिलेंगे। सिर में दर्द होना, बुखार आना, चकता होना, लाल होना, धब्बा होना, ये सभी लक्षण हैं। किसके हैं? ये जीका वायरस का लक्षण है। इसके प्रभाव से जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, गर्भवती महिलाओं के भ्रूण के मस्तिष्क को क्षति पहुंचती है। जो भी उनका भ्रूण होता है, उसके मस्तिष्क को क्षति पहुंचती है, तथा जो जन्मजात मस्तिष्क विषमताएं उत्पन्न हो जाती है। जो भी बच्चा जन्म लेता है, उसे जन्मजात मस्तिष्क विषमताएं उत्पन्न हो जाती हैं, और यह जो है कि एक असुरक्षित यौन संबंध से भी ये होता है। कौन सा वायरस? जीका वायरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वह है भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस डैश 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 द्वारा वहां होता है। डैश 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 के द्वारा वहन होता है, यानी संचारित होता है। किसके द्वारा? तो जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि यह किसके द्वारा संचारित होता है भाई? तो यह मच्छरों के द्वारा, मच्छर के द्वारा संचारित होता है। जो जीका वायरस है, जो भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है, बच्चे के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है, प्रेग्नेंट महिला जो है उसके भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है जीका वायरस, यह मच्छर के द्वारा होता है, एडिज नामक मच्छर के द्वारा। इसका प्रभाव आपने जाना, हल्का बुखार हो जाएगा, चकता पड़ जाएगा, लाल धब्बा हो जाएगा, उल्टी होगा, बेचैनी, सिरदर्द, यही सब इसके लक्षण हैं, ठीक है ना? पढ़ाई इसलिए भी बच्चा जरूरी है ताकि इन सब बातों से आप सतर्क रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो पीला बुखार है, येलो फीवर यानी पीत ज्वर, मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? अब आपको बताना है कि जो पीत ज्वर है यानी येलो फीवर है, वो इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो आप सभी जानते हैं कि ये मादा मच्छर के काटने से फैलता है भाई। जो मादा मच्छर है उसके काटने से पीत ज्वर यानी पीला बुखार फैलता है, ठीक है ना? यह जो है, सॉरी, मादा मच्छर के काटने से फैलता है, ये बात आप समझ गए। एडिज एजिप्टी नामक मच्छर इस बीमारी के वाहक होते हैं। इसका लक्षण क्या होता है? जैसे आप जान लीजिए कि इसमें तेज बुखार आ जाता है, यकृत को बहुत हानि होती है, जिससे प्रायः रुधिर अल्पता यानी इनीमिया तथा अंतः रुधिर स्राव हो जाता है। मुख्यतः इसमें बुखार आता है, इनीमिया हो जाती है। किसमें?
पीत ज्वर में यानी पीले बुखार में, येलो फीवर में, और यह मादा मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है ना। एडिस एजिप्टी नामक मच्छर होता है जिसके काटने से फैलता है, और एडिस नामक मच्छर के काटने से जीका वायरस फैलता है। आप अभी पढ़े हैं थोड़ी देर पहले। ठीक है ना। तो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? तो आपको बताना है। आप सभी जानते हैं, नाम सुने हैं एडवर्ड जेनर का, तो राइट विकल्प होगा एडवर्ड जेनर। इन्हीं के द्वारा चेचक, अच्छा चेचक जो है ना भाई, एक विषाणु जनित रोग होता है। चेचक कैसी बीमारी है? एक विषाणु जनित रोग है। इसके टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था, और चेचक जो है वेरियोला नामक विषाणु से होता है। किससे होता है? वेरियोला नामक विषाणु से, और यह विषाणु जनित रोग है। एक क्वेश्चन से आपको कई क्वेश्चन और आंसर पता चल रहे हैं। वीडियो स्लो कर लीजिएगा, एक बार वीडियो देखिएगा, 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, इसको नोट्स बना लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। और हाँ, सेशन पसंद आए तो लाइक शेयर भी करते रहना है भाई। आपका लाइक और शेयर ही हमारा मोटिवेशन होता है आगे वीडियो बनाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए। एक लाइक में आपका कुछ नहीं जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ, इसमें कंजूसी नहीं करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर होगा, आप सभी जानते हैं, डिप्थीरिया जो होता है वह दिल से संबंधित नहीं होता है। ये जो है न्यूरिज्म, कार्डियोमायोपैथी जो होता है, तथा मायोकार्डियल रप्चर, ये दिल या हृदय से संबंधित बीमारी है, जबकि डिप्थीरिया जो है वो दिल से संबंधित बीमारी नहीं होती है। डिप्थीरिया एक संक्रामक रोग होता है जो कोरेनी और बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से होता है। ये भी जीवाणु जनित रोग है। ठीक है ना। चलिए, बात समझ में आ रहा है आपको? आप ध्यान रखिएगा, ये जो तीनों विकल्प दिया है, ठीक है ना, चाहे ये जो पहला न्यूरिज्म हो, चाहे कार्डियोमायोपैथी हो, चाहे मायोकार्डियल रप्चर हो, ये तीनों दिल से संबंधित बीमारी है, जबकि डिप्थीरिया दिल से संबंधित बीमारी नहीं है। समझ आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? इंसान में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज, आसान इलाज क्या है? तो आप सभी जानते हैं, एंटीबायोटिक्स। सबसे आम इलाज है एंटीबायोटिक। ठीक है ना। मानव में बैक्टीरिया का सबसे सामान्य इलाज प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स है। यह किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक यौगिक होता है जो रोगाणुओं की वृद्धि को निरुद्ध करता है, रोकता है। ठीक है ना। तो अच्छा, इसको जान लीजिए, इसकी खोज जो है इसकी खोज वाकसमैन के द्वारा 1944 में की गई थी, और इस काम के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ें। इसको याद रखिएगा, वाल्क्समैन के द्वारा 1984 में इसकी खोज की गई थी। ठीक है ना। और यह इस काम के लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है? जो भी रोग को फैलाते हैं उन कीड़ों को क्या कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं, वैसे कीड़ों को वेक्टर कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। रोगों को फैलाने वाले जो भी कीट होते हैं उनको वेक्टर या वाहक कहा जाता है। जैसे मलेरिया रोग प्रोटोजोआ यानी परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण होता है, जिसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर है। ठीक है ना। आप सब जानते हैं कि जैसे मलेरिया रोग जो है वो प्रोटोजोआ यानी परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण होता है, और जिसका वाहक होता है, मतलब ट्रांसफर करता है एक दूसरे से, ये मादा एनाफिलीज नाम का मच्छर होता है। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मेलियोडोसिस क्या है? आपको बताना है, क्या यह त्वचा पर लाल चकत्ते हैं, या स्मरण शक्ति में क्षति है, या फिर संक्रामक रोग है, या फिर जोड़ों में पुराना दर्द है? तो ये क्या है, आपको सही विकल्प बताना है। तो भाई यह एक संक्रामक रोग होता है, मेलियोडोसिस। यह एक संक्रामक रोग है। इससे हाइटम मोर का रोगी भी कहा जाता है इसको, जो भी मेलियोडोसिस को वाइट मोर का रोग भी कहा जाता है। यह एक संक्रामक रोग है जो मानव तथा जानवर दोनों को प्रभावित करता है। ठीक है ना। यह जो रोग होता है
यह रोग इसका जो जीवाणु है यह जीवाणु जनित रोग है और इसका जो जीवाणु होता है वो प्रदूषित जल और मिट्टी में पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फ्रेंड्स इसे शेयर भी करते रहिए और लाइक भी करते रहिए। ठीक है। पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? पौधे होते हैं उनके पत्तियों से जो पानी का वाष्पीकरण होता है उसको क्या कहते हैं वो आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि इसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए ठीक विकल्प है। ट्रांसपीरेशन यानी पौधों की पत्तियों से पानी का जो वाष्पीकरण होता है उसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं और इसे पोटोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। इसे किस यंत्र से मापते हैं? इसे पोटोमीटर नामक यंत्र से मापते हैं। यह अवशोषित जल स्टोमेटा द्वारा वाष्पित किया जाता है। पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको रंध्र यानी स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है ना। यह लगभग 80 से 90% वाष्पोत्सर्जन करता है। वाष्पोत्सर्जन होता है किसके द्वारा? रंध्र द्वारा होता है। बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पौधों के विकास के लिए मिट्टी की पीएच की कितनी अनुमानित मात्रा सबसे अनुकूल है यानी सबसे ठीक होता है? आपको बताना है। तो आप सब जानते हैं 5.5 से 7.5 पीएच मान होना चाहिए। ठीक है ना। पौधों के विकास के लिए मिट्टी का जो पीएच मान होना चाहिए वो 5.5 से 7.5 के बीच होनी चाहिए। कार्बनिक पदार्थ और कुछ उर्वरकों से नाइट्रोजन मुक्त करने वाले जीवाणुओं की गतिविधि का जो इस पीएच मान पर इस पर सर्वाधिक होता है यानी लगभग जो सही है पीएच मान जो ठीक होना चाहिए वो 5.5 से 7.5 होनी चाहिए। उससे पौधों का विकास अच्छा होता है। आज का यही वीडियो था आप सबके लिए। एक सेशन ये आज कंप्लीट हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना लाभ हुआ आपको इस वीडियो से, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन होता है। वीडियो शेयर करिए अपने दोस्तों तक, उनको भी इससे लाभ मिले। आपका अगर कोई भी सजेशन हो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। किस तरह के वीडियो हम आपके लिए बनाएं, कैसे प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाएं, किस तरह के क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड जय हिंद।